आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय विकास असमानता, डिस्पैरिटी इन रीजनल डेवलपमेंट या रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटी। पिछले वीडियो लेक्चर में हम वीडियो लेक्चर कह रहा हूँ, क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कौन सा टॉपिक पढ़ा था? रीजनल प्लानिंग के बारे में पढ़ा। रीजनल प्लानिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि हम क्षेत्रीय असमानता से हमें न जूझना पड़े। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, कंटेम्पररी है और ज्योग्राफी से रिलेटेड है और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो अपने आप में इस टॉपिक की महत्ता जो है हमेशा बरकरार रहती है। या तो शॉर्ट आंसर में पूछ दे या लॉन्ग आंसर में पूछ दे, पूछा जा सकता है। और रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटी का एक प्रमुख उदाहरण अपना बिहार है, पूर्वीय स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है। और हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि पिछले 1960-61 से 2023-24 तक जो क्षेत्रीय डेवलपमेंट रहा है उसमें जो गैप है, उसमें जो विषमताएं हैं, उसको लेके प्रधानमंत्री की इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा एक प्रपत्र जारी किया गया था। उसी पे आधारित बहुत सारा डेटा हमने आपको बताया था। ठीक है, तो अपने आप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कंटेम्पररी प्लस इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी तीनों का इंक्लूजन है। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ ये टॉपिक अपनी महत्ता को ऐसे ही दर्शा रहा है। तो इसमें देखेंगे कि रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटी होती क्या है, ये आर्थिक असमानता का वर्तमान परिदृश्य क्या है, वहीं जो डेटा रिलीज किया गया है पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा, उसी का स्टडी करेंगे। साथ में देखेंगे कि क्षेत्रीय असंतुलन के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ये असमानता के कारण क्या हैं, कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिसके वजह से रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटी हमें इंडिया में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इसको दूर करने के लिए कौन सी पहल करी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, और विकास में क्षेत्रीय असमानता को कम करने का आगे का मार्ग सुझाते हुए हम पूरा इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। पिछले मैं एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था, हाउ टू राइट परफेक्ट आंसर, तो उसमें जो भी आंसर राइटिंग के जो भी डायमेंशन होते हैं सबको मैंने उसमें डिकोड करके एक एक करके बता दिया था। तो इसको ख्याल रखना, और उसी का मतलब इन शॉर्ट परिदृश्य में आपको ये दिखाता हूँ किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले कि वाइल आंसर राइटिंग ये ध्यान में रखिएगा, क्षेत्रीय विकास असमानता की बात जब आपके पास आ जाए तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, अभी वर्तमान में क्षेत्रीय विकास असमानता का क्या परिदृश्य है हमारे देश में, इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ये क्यों है, आखिर क्यों है इतना। हमारे जो राजनीतिक पूर्वज थे आज़ादी के समय, उन्होंने प्लान इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, बावजूद इसके क्षेत्रीय विषमता हमें देखने को मिलती है। तो आखिर क्या कारण है इसको दूर करने के लिए क्या सरकार वर्तमान में पहल कर रही है कि नहीं कर रही है, बिहार गवर्नमेंट इसको क्या कर रही है। खुद बिहार में भी जैसे मिथिला एरिया, हम बार बार एग्जाम्पल देते हैं कि मिथिलांचल का एरिया क्या है, या यूं कहे कि टोटल नॉर्थ बिहार जो है साउथ बिहार से कम डेवलप है, और कम डेवलप है तो इसका क्या कारण है, इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। इसके साथ साथ आगे के मार्ग को सुझाते हुए हम निष्कर्ष पे, पॉजिटिव निष्कर्ष के साथ टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमेशा किसी भी टॉपिक को खुद से पढ़ो या क्लास में पढ़ो, इसी अप्रोच के साथ पढ़ोगे तो आपका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बना रहेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्षेत्रीय विकास असमानता क्या होती है। क्या होती है, कोई बताएगा? क्षेत्रीय विकास असमानता क्या है? देखो, मतलब ठीक है आप लोग उसका कोर्स समझ रहे हो, बट उसको लिखोगे कैसे? किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में आर्थिक अवसरों का, आर्थिक संसाधनों का, सामाजिक अवसरों सामाजिक संसाधनों का और इसका और धन का यदि इक्वल बंटवारा न होता है तो उसके वजह से कुछ क्षेत्र का विकास हो जाता है, कुछ क्षेत्र पीछे रह जाते हैं। इन शॉर्ट यदि कहा जाए तो यही क्या है, क्षेत्रीय विकास असमानता है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? अब जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा हमारे उस दिन हमने पढ़ा था कि जो डेटा रिलीज किया गया था कि 1960 से 1960-61 से 1960-61 से 2023-24 तक जो डेवलपमेंट हुआ है बिहार के राज्यों में, असमान डेवलपमेंट हुआ है, उनके बीच जो है हमने केस स्टडी देखा था।
तो आपने देखा था, मैंने बताया था ये कि जो दक्षिणी 5 राज्य हैं उनका अकेले जो नेशनल जीडीपी है उसमें कितना योगदान है, 30% का योगदान है कि नहीं है। वहीं बिहार लगभग 4% के आसपास बना हुआ है एज पर परिपत्र जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखोगे कि जो कोस्टल रीजन है वो ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, लैंडलॉक स्टेट के बनिस्पत। क्या देखोगे जो पूर्वी राज्य हैं वो क्या है, कम डेवलप्ड हैं। एसडीआई इंडेक्स में लो स्थान है उनका, लिटरेसी रेट कम है। ठीक है, यहाँ खुद इनके भीतर संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अप टू मार्क नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन रिग्रेस हो सके। वहीं आप देखोगे दक्षिणी राज्यों में लॉजिस्टिक और परिवहन का साधन क्या है, बहुत ही A1 क्लास का है, वैश्विक स्तर का है। ठीक है, अभी पटना जैसे शहर में जो हमारे राज्य का कैपिटल है अभी भी ऑपरेशनल मोड में नहीं आ पाया है मेट्रो। ठीक है, जहां पे सेज की देखोगे, सेज की बात करें तो पूरे आपका इंडिया में सेज जो है लगभग 200 के करीब करीब सेज हैं। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, लेकिन ऑपरेशनल सेज हैं। ठीक है, 190 प्लस ऑपरेशनल सेज हैं। अकेले आंध्र प्रदेश में इसमें लगभग 20 के बराबर है। बिहार में कितना है, नहीं है, एक भी नहीं है। ठीक है, तो दक्षिणी राज्यों में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, इसमें क्या है, ज्यादा सेज हैं और अपने बिहार में नहीं है। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, क्षेत्रीय विषमताओं को दर्शाता है। ठीक है, तो आप देखोगे उत्तर और दक्षिण राज्यों के बीच आर्थिक विभाजन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जहां पे केरला का लिटरेसी रेट कितना है, लगभग 98% है, और इंडिया बिहार का कितना है, 70%, 71% के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो ये 35 प्रति हजार है, वहीं केरला में देखोगे तो ये मात्र 6 के बराबर है। तो ये क्या दर्शाता है, आर्थिक विषमताओं को दर्शाता है। एसडीआई इंडेक्स में लगभग 1 रैंकिंग के साथ, मतलब पूरे इंडिया में टॉप पे है केरला, और बिहार लोअर स्टार्टा में, लोअर मतलब एकदम लोअर स्टेट में आता है ये। तो ये क्या दर्शाता है, उत्तर और दक्षिण राज्यों के बीच आर्थिक विभाजन दर्शाता है। इसके साथ साथ दक्षिण राज्यों का जीडीपी में योगदान मैंने बताया कि अकेले 30% है, और बिहार का मात्र 4% के बराबर क्या हुआ है, ये बना हुआ है। अब आप देखोगे कि जो नेशनल इनकम है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, तो आप दिल्ली में देखोगे जो नेशनल एवरेज है उसका 100 मतलब 200%, 250 मतलब 2.5 गुना है, 3 गुना के बराबर है। पंजाब हरियाणा का देख लो, केरला का देख लो, अदर कोस्टल रीजन को देख लो, एक्सेप्ट आपका उड़ीसा और बंगाल के, सब क्या है, इनका प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय मैक्सिमम है, मतलब ठीक ठाक है, और बिहार का मात्र 34% है नेशनल एवरेज का। ठीक है, यहां पे मान लो 1,80,000 रुपए प्रति व्यक्ति है, तो इसका 34% आप निकाल के देख लो। तो ये क्या दर्शाता है, क्षेत्रीय विषमता दिखाता है। और ये हम किस आधार पे हम ये बात कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम के द्वारा आर्थिक प्रपत्र जारी करा गया है पूरे 1960 से और 2023-24 तक, जो आर्थिक विकास हुआ है राज्यों में, ठीक है, उनका जब सापेक्षिक अध्ययन करते हैं तो ये हमें निकल के सामने आ रहा है। ठीक है, औद्योगिक और कनेक्टिविटी असमानता स्पष्टतः उजागर है। यहाँ पे बिहार में देखोगे तो नेशनल हाईवे 6 लेन का 8 लेन का नहीं है, एक्सप्रेसवे एकदम नहीं है, एक भी नहीं है। प्रपोजल है इस बार यूनियन बजट के द्वारा, ठीक है, लेकिन बिहार में नहीं है। तो कहीं ना कहीं औद्योगिक डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कनेक्टिविटी पे। तब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं रहेगा तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कोई वो नहीं होता है। फिर कृषि संकट है। आप देखो कि यहाँ पे देखो पंजाब में, हरियाणा में ये हाईली क्या है, मतलब एग्रीकल्चर के सेक्टर में हाईली डेवलप है। लेकिन यहाँ बिहार में देख लो, बिहार का छोड़ो, आप विदर्भ का रीजन देख लो, हम केवल बिहार पे न सेंट्रलाइज करेंगे, ओवरऑल आप विदर्भ का रीजन देख लो, यहाँ पे आत्महत्या कर रहे हैं किसान बहुत ज्यादा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आप डेटा देखोगे तो सबसे ज्यादा आत्महत्या का दर यहीं पे है, विदर्भ रीजन में। क्यों है, बहुत बढ़िया, पानी की कमी है, सूखा इलाका है, एग्रीकल्चर इनपुट के लिए उनको पैसा नहीं है,
लोकल लैंडर से, मनी लैंडर से वो पैसा उठाते हैं, ऋण जाल में पड़ जाते हैं, फसल सही नहीं होता है, क्रॉप कल्टीवेशन सही नहीं होता है, इसके वजह से वो अपना प्रोड्यूस जो है, मतलब जितना प्रोड्यूस होना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बिचौलियों के द्वारा ठगे जाते हैं। तो ये सब क्या है, आपको आर्थिक असमानता का परिदृश्य शो कर रहा है। शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाएं मैंने बता ही दी है कि जहां केरला में मतलब 98% लिटरेसी रेट है, वहीं बिहार में 71% है। ठीक है, तो ये चीजें, सारी चीजें हमारे देश में दर्शा रही हैं कि आर्थिक असमानता का क्या क्या परिदृश्य है। ठीक है, अब इसको देखो कि आखिर ये होता क्यों है। आर्थिक असमानता हमारी मिक्स इकोनॉमी के तहत प्लान्ड इकोनॉमी हमने देखा। चलिए पहले आर्थिक असमानता का परिणाम देख लेते हैं। यदि आर्थिक असमानता किसी सोसाइटी में विद्यमान रहती है तो क्या क्या परिणाम देखने को हमें मिलते हैं। एंड हियर वी आर स्टडिंग अबाउट इंडिया, केस स्टडी हम इंडिया का कर रहे हैं और इसके रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटी का, तो हम मेन फोकस हमारा यहीं पे रहेगा। तो आप देखो, गैर कानूनी आंदोलन होता है। ठीक है, अलगाववाद की बात करी जाती है, करी जाती है कि नहीं करी जाती है। ठीक है, अलगाववाद और क्षेत्रवाद को लेकर राजनीति करी जाती है। राज्यों का अलग अलग, जैसे तेलंगाना का भी सेपरेशन हुआ, क्यों, किस वजह से, क्षेत्रीय विषमता का ही उदाहरण था। झारखंड का पार्टीशन हुआ, बिहार का, क्यों, रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटी का ही कारण था। उत्तराखंड रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटी का ही कारण था। छत्तीसगढ़ रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटी का ही कारण था। दीज ऑल आर द केस स्टडीज ऑफ पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। ये सब क्या है, हाईली संसाधन रिच हैं, लेकिन बावजूद इनका डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुआ। तभी तो झारखंड कहा जी कि सारा संसाधन हम देते हैं और हमारा ही विकास नहीं हो रहा है, हमको अलग करो भैया। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें होती हैं, इसका दुष्परिणाम होता है। क्षेत्रीय अशांति क्या होती है, पैदा होती है। प्रवासन संबंधी समस्याएं होती है। एक तो ब्रेन ड्रेन हो जाता है। मान लीजिए कि बिहार में की जो शिक्षित युवा है, स्किल्ड आबादी है, बिहार में उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो कहाँ चले जाएंगे, अदर स्टेट में चले जाएंगे। उसके डेवलपमेंट में सहायता करेंगे, बिहार के डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ जो प्रवासन, एक तो ये हो गया स्किल्ड प्रवासन, कि स्किल्ड लोगों का प्रवासन हो रहा है तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए लेबर भी यहाँ से लोग चले जाते हैं तो वहां पे जाएंगे जो पुल फैक्टर का काम कर रहा है किसी भी ऐसे एरिया में जहां पे उनको रोजगार मिलेगा, व्यवसाय का साधन मिलेगा, हाई लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, तो वहां पे जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, उस पार्टिकुलर एरिया में जनसंख्या दबाव बहुत ज्यादा होता है, तो उसको मैनेज करने में दिक्कतें होती हैं। मलिन बस्ती का निर्माण होता है। ठीक है, पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ता है। बात आ रही है समझ में। अनऑर्गेनाइज तरीके से लोग रहने की कोशिश करते हैं तो उनका शोषण भी होता है। ठीक, अगला है सुरक्षा संबंधी खतरे। जब रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटी होती है, नक्सलिज्म इन इंडिया, ये क्या है, रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटी का ही परिणाम था। मतलब अब उसमें और आयाम जुट गए हैं, लेकिन ये नक्सलिज्म शुरुआत इसी वजह से हुआ। ठीक है, तो बात आ रही समझ में, ऐसे सुरक्षा संबंधी। इसके साथ साथ राजनीतिक अलगाववाद मैंने बता ही दिया। असंतुलन को बढ़ावा दिया जाता है, असंतुलन का बढ़ावा होता है। जैसे मान लो कि नोएडा है, ठीक है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो यहाँ पे पहले क्या है, इंफ्रा जो है डेवलप है, तो यहाँ पे बेसिक और संरचनाएं जो इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए जरूरी है वो है, डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी है वो है। तो कंपनियां क्या करेंगी, जो आएंगी वो इसी पे जाके सेंट्रलाइज हो जाएंगी ना, भैया हमें मतलब प्लग एंड प्ले वाला इंफ्रा सब मिल रहा है, मतलब सब रेडीमेड है, अपना मशीन लगाओ और काम करना शुरू कर दो, तो हम काहे किसी और एरिया में जाएंगे, तो वो यहीं पे आएंगी। उनके द्वारा जो डेवलपमेंट होगा वो इसी एरिया में होगा, इन्हीं के मतलब आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये क्या होगा, ये संकेंद्रण बढ़ता जाएगा और जो पीछे हैं, बैकवर्ड स्थिति में है, वो बैकवर्ड स्थिति में रहते जाएंगे और ये गैप दिन प्रतिदिन क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसलिए रीजनल प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद पर्यावरणीय प्रभाव होता है। यदि एक ही जगह पे इंडस्ट्रियल सेटअप बहुत ज्यादा हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का संकेंद्रण हो जाए, तो वहां का वायु पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, पानी प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सारे प्रदूषण वहां पे
फैलेंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटी के असंतुलन के, क्षेत्रीय असंतुलन के परिणाम होते हैं। बात आ रही है समझ में? अच्छा, जो भी आपने 9-10 क्लासेज आपने अभी तक वो करा, तो कैसे सोचना है, देखो मतलब ये समय लगता है आपको समझा रहा हूं तो इसमें आधे घंटे 40 मिनट 45 मिनट निकलता है ना एक क्लास में। तो आपका कुछ स्किल डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कैसे सोचा जाता है ना? डेटा आपको याद रहना चाहिए और दिमाग के थ्रेड को खोलते रहो। स्ट्रक्चर इसलिए मैं पहले बता देता हूं कि परिचय देखना है, किस कारण से कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, उसका क्या परिणाम है, उससे संबंधित डेटा नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, बिहार लेवल पे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको मिटिगेट करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, सेंट्रल लेवल पे या अब स्टेट लेवल पे, आगे और क्या क्या करा जाना चाहिए, ठीक है। उसके साथ आशावादी निष्कर्ष के साथ उस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो सोचना जो है काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। सोचोगे, मनन करोगे तो टॉपिक आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। और ये ज्यादा आवश्यक, मतलब इसमें तो लोग रटा लेते हैं, लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। जब साइंस एंड टेक पढ़ोगे, वो पढ़ोगे साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये सोचने वाला काम वहां पे ज्यादा, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक। अब असमानता के कारण क्या है? ब्रिटिश नीतियां, सबसे पहले आप देखोगे कि ब्रिटिश एरा में ये क्षेत्रीय संदर्भ पे ज्यादा सेंट्रलाइज था इनकी नीतियां। मतलब एक रीजन को ही ये डेवलप करना चाहते थे जहां पे इनको मतलब रहना था और उनको व्यवसाय का मतलब इजी, वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का इजी साधन वगैरह मिल जाता था। तो जैसे आप देखोगे कोस्टल रीजन का, जैसे बॉम्बे का इन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया, कलकत्ता का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया, ठीक है। तो मद्रास का डेवलपमेंट किया, जो भी प्रेसिडेंसी थी उस समय उनका, उन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया। और ये सब क्या है, कहीं ना कहीं कोस्टल रीजन है, ठीक है। या इनको और कोई सुविधा उविधा मिलती थी, जहां पे जैसे शिमला वगैरह में चले जाते थे ये लोग गर्मी के दिनों में, तो वहां का डेवलपमेंट, उन्होंने जिस एरिया में रहते थे वो उसी का डेवलपमेंट कर। तो एक उस नीतियों का ऑलरेडी जो इंफ्रा डेवलप था, सरकार भी उसी पे कहीं ना कहीं क्या हो गई, सेंट्रलाइज हो गई। मैं बार बार बताता हूं कि जो सेज का कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है, चाइना से लिया गया है। चाइना ने डिसेंट्रलाइज करा सेज को, अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को डिसेंट्रलाइज करा। गांव गांव में लोग क्या कर रहे हैं, लघु कुटीर उद्योगों के माध्यम से, कोई कुर्सी बना रहा है, कोई बांस का खिलौना बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, सब लोग बना ही रहे हैं। एक्सपोर्टर इकोनॉमी है इंडिया, चाइना, ठीक है। और हमने क्या करा, इसको सेंट्रलाइज कर दिया। इसका डिसेंट्रलाइजेशन करते तो सबका साथ और सबका विकास वाला जो नारा है तब जाके वो सार्थक होता, ठीक है। जैसे अभी भी नीति आयोग को क्यों बनाया गया, रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए बनाया गया, ठीक है। रीजनल प्लानिंग को पिछले क्लास में मैंने बताया था कि फर्स्ट प्लान और सेकंड प्लान में स्थान नहीं दिया गया, तीसरे प्लान से उसको अडॉप्ट करा गया। और अभी 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो वन साइज फिट फॉर ऑल वाली जो पॉलिसी थी, जो रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटी का मुख्य कारण थी, उसको मिटिगेट करने के लिए उसको योजना आयोग को हटाया गया और उसके जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। और उसमें यह कोशिश करा गया कि जो नीतियां बन रही हैं डिसेंट्रलाइज लेवल पे बने। अभी तो मतलब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्लान की बात करी जा रही है, ठीक है। इसके साथ साथ आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बात करी जा रही है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट की बात करी जा रही है। ये कितना अच्छा है, जब हम पॉलिटी में फेडरलिज्म पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पढ़ेंगे, तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में ये भी स्थान आता है कि नहीं आता है। मान लीजिए अब ब्लॉक में कंपटीशन हो रहा है, एक ब्लॉक का वीडियो कह रहा है कि फलाने ब्लॉक से हमारा प्रदर्शन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो जो प्लान इंप्लीमेंटेशन है उसका समय कम होगा और धरातल पे वो ज्यादा इंप्लीमेंट होगा, और उसका जो परिणाम है उसको लोग प्रदर्शन मतलब उसको करेंगे, तो सामने वाला क्या होगा, कह रहे भैया ये इतना बढ़िया काम कर रहा है, हम भी वो करने चाहिए। मतलब लोगों के उस पे आ जाता है कि हमारा परफॉर्मेंस, मान लो वीडियो गया, डीएम क्या कर रहा है, महीने में एक बार मीटिंग ले रहा है कि तुम्हारे ब्लॉक का कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा फलाने फलाने योजना में। तो जो जिस वीडियो का अच्छा रहेगा, जिस ब्लॉक का, जो ब्लॉक टॉप लेवल पे चलेगा पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उसकी प्रशंसा होगी कि नहीं होगी, अन्य लोग डांट खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन उस कंपटीशन का क्या उद्देश्य है,
कि सबका विकास हो। ठीक है, तो ब्रिटिश नीतियां एक कारण रही। इसके साथ साथ कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, जब नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखोगे या अपना नॉर्थ बिहार की बात करें आप देखोगे, तो यहां पे परियोजना लागत जो है बहुत ही ज्यादा है, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं। अब नॉर्थ बिहार में अब हमेशा जाओगे, बहुत सारे एरिया हैं जो बाढ़ प्रोन हैं, वहां पे इस साल रोड बना, अगले साल बाढ़ आ गया तो टूट जाएगा वो, तो फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लागत बढ़ते जाता है, एक कारण यही भी है। नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो पूरा हिली एरिया है ना, मतलब रेलवे भी अब जाके धीरे धीरे सारे स्टेट में क्या हो रहा है, पेंट्रेट हो रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो राशि चाहिए वहां उसका इनपुट, यहाँ पे कॉस्ट इनपुट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये भी एक कारण है। इसके साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं, बिहार में ही देखो, बाढ़ और सूखा का यहाँ पे भरपूर प्रभाव है, जिसकी वजह से प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता और ये पिछड़ा हुआ है कि नहीं है। इसके साथ साथ प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों का प्रभुत्व है। जैसे बिहार में क्या है, प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं। पंजाब क्या है, पंजाब इंडस्ट्रियलाइज है नहीं है, इसको डच डिजीज की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब कि एक अर्थव्यवस्था का एक सेक्टर इतना बढ़ जाए कि दूसरा सेक्टर क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, इसी को डच डिजीज बोलते हैं। तो पंजाब और हरियाणा इसके मतलब बहुत ही प्रकांड उदाहरण है। अभी वहां से जो कृषि एग्रीकल्चर सेंट्रलाइज है और डिसेंट्रलाइज हो जाए, हर एक राज्य लगे उत्पादन देने, तो एग्रीकल्चर का वहां का महत्व तो घटेगा कि नहीं घटेगा, तो वहां के लोग फिर कहां जाएंगे। ठीक है, बात आ रही समझ में। फिर अवसंरचना की कमी है। बिहार जैसे राज्यों में या उड़ीसा में जाओ या बंगाल में जाओ, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से विकास नहीं। राजनीतिक अस्थिरता, यहाँ पे क्या है, जैसे नीतीश कुमार की, हाँ नीतीश कुमार जी की देखो, विकास में आप देखोगे कि जब सेंटर लेवल पे सरकार कोई आती है और पूर्ण बहुमत के साथ आती है, तो जो आपका क्या बोलते हैं उसे, शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट क्या होता है, एकदम से बूम करता है, उछाल कर। उसका मतलब ये हुआ कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट 5 साल तक अस्थाई सरकार रहेगी हमारे देश में, और अस्थाई सरकार रहेगी, पूर्ण बहुमत है, सरकार गिरने का डर नहीं है, पार्टीगत जो दबाव रहता है वो नहीं रहेगा। तो जो भी डिसीजन होगा वो अर्थव्यवस्था के अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार बहुत ही फॉर्मली डिसीजन लेगी। ठीक है, तो लोगों का विश्वास बढ़ता है इन्वेस्टमेंट में, तो वो क्या होता है, शेयर मार्केट बूस्ट हो जाता है। अब राजनीति का स्थिरता हो, जैसे नीतीश सर को पलटू राम चाचा कह के जो उनके विरोधी हैं वो चिढ़ाते हैं, है ना, कि कभी इस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। तो जो इन्वेस्टर हैं बिहार में वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे, उनको लगेगा कि भैया ये राजनीतिक रूप से अस्थिरता ही नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार ही नहीं है ना। और वैसे भी बिहार का जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा खासा नहीं, मतलब अच्छा नहीं रहा है, साफ सुथरा नहीं रहा है, तो लोगों का विश्वास जो है यहाँ पे कम होता है और लोग इन्वेस्टमेंट करने से बचते हैं। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। फिर योजनागत असफलता भी बहुत बड़ा कारण है, योजनाओं का सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं होना, भ्रष्टाचार का शिकार हो जाना, इसके वजह से क्या होता है, क्षेत्रीय विषमता पैदा होती है, रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटी का जो गैप है वो ब्रॉड होता है। अब इसके दूर करने के लिए क्या, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, वोकल फॉर लोकल पहल, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, हिली एरिया पूर्वोदय, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ क्या, टू मिटिगेट द रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटी। आ गई बात समझ में। अब आगे की राह क्या होगी, आसान है, बताओ। कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना, जैसे बिहार है तो बिहार एग्रीगेशन सोसाइटी है, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ाओ। ठीक है, अभी भी यहाँ पे जो राज्य हैं जो हरित क्रांति में कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, उनको हरित क्रांति के मतलब उसमें लाओ, चरण में लाओ। ठीक, इसके साथ साथ सेवा वृद्धि, सेवा क्षेत्र की वृद्धि को प्राथमिकता दिया जाए। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आईटी सेक्टर में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। इंडिया मतलब बिहार में 3 इंडस्ट्री डेवलप हो सकती हैं, एक आईटी बेस्ड इंडस्ट्री, एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो मान लो कि आईटी क्षेत्र में ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह किया जाए,
जो अनिल अग्रवाल जी हैं वेदांता के फाउंडर, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं अकेले बिहार के लिए। ठीक है, अब बजट वगैरह आ जाएगा, जब हम बजट का एनालिसिस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन सा क्षेत्र में कितना ना कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब पुराने बजट का कोई महत्व तो रहा नहीं। ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा दिया जाए। वित्तीय संसाधनों का आवंटन संशोधित करना। इस क्षेत्र को, अब मान लीजिए कि अपना बिहार है, ठीक है, ये बिहार है, तो बिहार में भी रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटी है। मान लीजिए इसको 4 खंड में बांट दिया गया, ए खंड, बी खंड, सी खंड और डी खंड। तो ए खंड का अपना प्रॉब्लम है, बी खंड का अपना प्रॉब्लम है, डी खंड का अपना प्रॉब्लम है और सी खंड का अपना प्रॉब्लम है। सबका अलग अलग प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को टारगेट करते हुए संसाधनों का एलोकेशन किया जाए तो क्या होगा, वो जो मतलब पिछड़ापन है वो पिछड़ापन दूर होगा, तो क्षेत्रीय विषमता भी क्या होगी, कम होगी। विशिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित नीति, मतलब यही है, सबकी अपनी अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, उस पर आधारित यदि हम नीति को इम्प्लीमेंट करते हुए योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन समेकित तरीके से करें तो रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटी कम होगी और एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हुए हम सबका साथ सबका विकास कर पाएंगे और विश्व को, मतलब भारत को फिर से विश्व गुरु के रूप में हम तब्दील कर पाएंगे। ठीक, तो ये था टॉपिक, और हाई यील्डिंग टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गई हो।